ईश्वर चतुर्वेदी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के खिलाफ डिपार्टमेंट में छोड़े हैं और सन 80 के आसपास जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक वाम आंदोलन रहे हैं, ट्रेड यूनियन से भी स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहा है उनका। लेकिन आज मई डे है, मजदूर दिवस। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ये वही मजदूर दिवस है आज जो पहले हुआ करता से 30 साल 40 साल पहले तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मजदूर दिवस मजदूर दिवस ने आम आदमी के और आम मजदूर की क्षमताओं को, उसके विकास को जबरदस्त चुका दिया है, या उसको बहुत निचले स्तर पे खड़ा कर दिया? आपके विकास से समझना चाहिए। पहले इस ये बहुत ही जटिल सवाल है, इतना सिंपल नहीं है। कारण क्या है कि अगर सरल ढंग से कहना चाहें तो ये एक इवेंट है। इवेंट से ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं। नहीं नहीं, इवेंट इवेंट जैसे आप जन्मदिन मनाते हैं ऐसे मजदूर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं। लेकिन अगर इसको पूरे लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में और पूरी के पूरे सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। ये बात दीगर है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। मजदूर दिवस की जिस तरह की अवेयरनेस होती है, जैसे रामनवमी की अवेयरनेस है ना, तो लोग अपने रामनवमी के लिए दर्शन के लिए निकल लेते हैं। लेकिन अगर मजदूर दिवस मनाया जा रहा है तो कायदे से मजदूरों को अपने अपने घरों से निकल के रैलियां करनी चाहिए अपने। यही तो मैं इसको बाद में आऊंगा। असल में दिक्कत कहां है कि ये जो चेतना है मजदूर के अंदर, पूरे पिछले 35-40 साल में इस चेतना का तेजी से ह्रास हुआ है। जैसे आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मैं वर्किंग प्रोफेसर हूं, लेकिन हम दोनों कुछ और भी काम करते हैं। हम लोगों के और भी कंसर्न और सरोकार हैं। जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपको ना करके C2 और एटक और BMS और दूसरे संगठनों के लोगों को करना चाहिए, और इनकी हजारों यूनियन है और इनके लाखों मेंबर हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे तो वो ऐसे बात करेंगे क्या उनके पास में 40-40 लाख लोग मेंबर हैं, 50-50 लाख लोग मेंबर हैं। लेकिन पूछोगे कि मजदूर दिवस पर क्या आपके हर शहर में कम से कम 10-20 रैली निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं खाली जलेबी खाने के लिए? मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है और किसी मांग के उठाने की, खाली जलेबी खाने के लिए जुलूस निकले कि मजदूरों का आज दिन है, मजदूर आज जलेबी खाएंगे। आज स्थिति इतनी बदतर है कि मजदूर अपने जलेबी खाने के लिए भी जुलूस नहीं निकाल सकते। यह चेतना के ह्रास का सबसे निम्नतम स्तर है। अधिकारों की तो चेतना छोड़ दीजिए आप। एक अन्य चीज जो कि बहुत ही जरूरी चीज है वो ये कि आप जिस चीज को लेके उद्विग्न है, मुश्किल यह है कि मजदूर वर्ग की चेतना का बहुत गहरा संबंध दो लोगों से है, दो वर्गों से है। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरा है पूंजीपति वर्ग। मजदूर वर्ग कैसा होगा यह तय होगा कि पूंजीपति वर्ग कैसा है। अब आप देखिए कि क्या पिछले 75 वर्ष में हमारे यहां पूंजीपति वर्ग का किस रूप में विकास हुआ। एक जमाना था पूंजीपति थे, वो पूंजीपति वर्ग की तरह काम करते थे, वो पूंजी लगाते थे, कारखाना खोलते थे, कारखाने के लिए वो अपने वेज तय करते थे, नियम बनाते थे, मजदूरों के अधिकार होते थे, ये तमाम चीजें थी। 70 के पहले रेयरली रेयरली कोई पूंजीपति जो है वो क्रिमिनल पूंजीपति के तौर पर जाना जाता हो। लेकिन 70 के बाद का जो बड़ा घटनाक्रम है जिस पर ये कायदे से हम में से अधिकतर लोग बात नहीं करते। आपने जब कहा तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि आखिर जो आपके दिमाग में चिंता आई, उस चिंता की जड़ें कहां हैं? उस चिंता की जड़ें यहां है कि हमारे यहां जो मजदूर वर्ग का जिससे संबंध है वो कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी और पूंजीपति वर्ग।
तो आप देखिए कि इन दोनों का ह्रास हुआ या विकास हुआ है। पूंजीपति वर्ग के जो बुर्जुआ वैल्यूज है, बुर्जुआ जो मान्यताएं हैं, उनका उसने विकास किया है या उससे वो नीचे गया है? अगर आप मुझसे पूछें तो पूंजीपति वर्ग का तेजी से ह्रास हुआ है। और सामान्य भाषा में, जिससे कि आम आदमी समझ सके, पूंजीपति वर्ग का अपराधीकरण हुआ है। जो हम कहते हैं पूंजीपति वर्ग का अपराधीकरण हुआ है, एक सिंपल सी चीज है। बैंक से आपने कर्ज लिया, आपने बैंक को कर्ज नहीं चुकाया, आपने एक क्रिमिनल एक्ट किया। तो इधर क्या हो रहा है लगातार पिछले 20 साल से? पूंजीपतियों के बैंक से लिए गए कर्ज माफ किए जा रहे हैं। यह है टिपिकल क्रिमिनल एक्ट का बहुत ही आदर्श नमूना, जिस पर कोई लोग उस रूप में बात नहीं करते। इसको रोकने की जिम्मेदारी जो उनके साथ सहज श्रमिक थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं 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 नहीं, मेरी श्रमिक की जिम्मेदारी, श्रमिक की क्या भूमिका है इसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि ये जो पूंजीपति वर्ग का जो अपराधीकरण हुआ है, इसका असर बाकी समाज पर भी पड़ा है और मजदूरों पर भी पड़ा है। तो आप देखेंगे 70 के बाद में तेजी से समाज का भी अपराधीकरण हुआ और वर्किंग क्लास का भी अपराधीकरण हुआ है। ऐसा नहीं कि वर्किंग क्लास में क्राइम नहीं हुआ है, वर्किंग क्लास का भी अपराधीकरण हुआ है। ये जो असल डिसाइडिंग फैक्टर, जिसे कहते निर्णायक फैक्टर, नायक फैक्टर, वो है कैपिटलिस्ट क्लास। हम करते क्या है कि बातें तो करते हैं मजदूर की तमाम आलोचना करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नायक है वो पूंजीपति वर्ग, मजदूर नायक नहीं है। मजदूर निर्माता तो है लेकिन नायक नहीं, क्योंकि नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। उत्पादन का नियंत्रण जिसके हाथ में, वो है नायक, और वो है प्रैक्टिकली कैपिटलिस्ट क्लास। सो कैपिटलिस्ट क्लास का अगर अपराधीकरण होगा तो उसका असर पूरे समाज पर होगा, और ये दिखाई दे रहा है कि पूरे समाज का बड़े पैमाने पर अपराधीकरण हुआ है। और ये अपने आप में चिंता की चीज है। हम यहां से डिस्कस नहीं कर, हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए बिहार में अपराधीकरण हो गया, बंगाल में अपराधीकरण हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कैपिटलिस्ट क्लास का अपराधीकरण हुआ है। मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूं कि अगर हम ये डिस्कस करें कि कैपिटलिस्ट क्लास का अपराधीकरण हुआ है, तो आप फिर नीचे देखेंगे कि कैपिटलिस्ट क्लास के अपराधीकरण से कौन कौन समुदाय प्रभावित हुए। सबसे पहले कौन समुदाय प्रभावित हुआ अपराधीकरण से? सबसे पहले प्रभावित हुआ जो समुदाय है वह है राजनीतिक वर्ग, पॉलिटिकल लीडरशिप। दूसरा जो स्टेट एपरेटस का हिस्सा है, जिसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। राज्य की संरचनाओं का प्रत्येक अंग इस अपराधीकरण से, जिसे आप लोग करप्शन कहते हैं सामान्य भाषा में, ये क्या है? ये क्राइम है। करप्शन कोई जलेबी खाना नहीं है कि जिसे हल्के से लिया जाए, लेकिन अपराधीकरण हुआ है तो किस रूप में हुआ है? हमारे यहां करप्शन बढ़ा है, हमारे यहां नियम तोड़ने की परंपरा बढ़ी है, और नियम तोड़ने की परंपरा और ये अपराध करने की परंपरा, ये सिर्फ पूंजीपति वर्ग तक सीमित नहीं है। इसमें अब ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें अब न्यायपालिका के लोग भी शामिल हैं, इसमें राजनेता भी शामिल है जो स्टेट एपरेटस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसमें सामान्य नागरिक भी शामिल हो गया है, और अब इसमें मजदूर वर्ग भी शामिल है। वो क्या करता है? वो काम चोरी करता है। लोग शिकायत करते हैं ना, वो काम चोरी करने लगा है, वो शॉर्टकट मारने लगा। अब वो क्यों शॉर्टकट मारने लगा है, काम चोरी करने लगा है, इनकी चर्चा मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा। लेकिन जो बेसिक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि ये जो मजदूरों के अधिकारों का में जो गिरावट आई है, मजदूरों की चेतना में जो गिरावट आई है, इसका बड़ा कारण है पूंजीपति वर्ग ने अपने वर्ग की भूमिका निभानी बंद कर दी, या उसकी भूमिका बदल गई। और ये बदली कब से? ये बदली तब से जब से ये नव्य आर्थिक उदारीकरण आया। न्यू लिबरलाइजेशन के आने के बाद में तेजी से ये भूमिका बदली। मैं थोड़ा सा, भी तो नहीं हुआ, क्लास तो प्रेस का पास से गोरबाचोव से शुरू ही हो चुका था। नहीं 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 नहीं, गोरबाचोव के पतन के पहले से आ चुके। मैं इसलिए 70 मैंने कहा आपसे, लोग उसे कहते हैं रीगन के युग से। मैं उसे कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान में गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ का नारा लगाया गया और 2/3 बहुमत से कांग्रेस जीती,
वह टर्निंग पॉइंट है इंडिया के कैपिटलिस्ट क्लास के अपराधीकरण का। आप उठा के देखिए, आप उठा के देखिए, सबसे बड़ी हड़तालें कब हुई, इमरजेंसी कब आई, सबसे बड़ी हड़ताल हुई रेलवे स्ट्राइक, और उसके बाद ये इमरजेंसी आई। और ये कितनी देर में आई, 71 में हमने इलेक्शन जीता कांग्रेस ने। 71 के इलेक्शन के बाद में हम देश में जिस गति से हमने विकास किया, उसका परिणाम क्या था, दो परिणाम थे, दो परिणाम थे, वो सीरियस परिणाम थे। 71 के पहले हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी मिनिमम थी, विश्व बैंक का पैसा मिनिमम था। आज स्थिति है कि विश्व बैंक के पैसे के बिना आप सड़क नहीं बना सकते। आज स्थिति है कि आपका कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट विश्व बैंक के पैसे के बिना या अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं उनके बिना आपका लागू नहीं होता। अब उनकी शर्तें भी आएंगी, पैसा थोड़ी आ रहा है खाली, वो पैकेज डील है। वो पैकेज डील है कि आप अपने यहां एजुकेशन कैसी रखेंगे, आप अपने यहां हेल्थ सिस्टम कैसा रखेंगे, आप अपने यहां जो है राजनीतिक नेताओं के साथ में आचरण कैसा रखेंगे, ये सारा पैकेज डील है उसमें। तो ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से जो हमने पैसा लिया, उन्होंने अपने जीवन मूल्य भी हमें दिए जो हमारे बीच में आए, जिन पर हम बात नहीं करते। तो अगर क्या हम इसको देख सकते हैं कि जो क्या था एंडरसन 84 का जो गवर्नमेंट था भोपाल का, तो उसके बाद इसमें शांत हो गया, किसी षड्यंत्र के तहत शांत हुए या सत्ता के षड्यंत्र? नहीं नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई षड्यंत्र, सिर्फ एक एक चीज है जो घट रही है कंटिन्यूअसली, जिस पर के हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मजदूरों के संगठनों ने बार बार इस बात को उठाया है, लेकिन जिसे कायदे से प्रोपेगेट किया जाना चाहिए, थ्योराइज किया जाना चाहिए, वो ये कि ये जो विदेशी पूंजी निवेश या जिसे नव्य उदारीकरण के तौर पर जिस तरह से काम शुरू हुआ, कौन सी चीज थी पहले? देखिए, पहले एक चीज थी जो कि मजदूरों ने एक चीज मान ली थी। मजदूरों ने क्या मान लिया था? मजदूरों ने मान लिया था कि पूंजीपति मालिक है। जब देश आजाद हुआ तो ये मान लिया कारखाने का मालिक पूंजीपति है। हमने ये नहीं कहा था कि सारे कारखाने का जो है सरकारीकरण कर दिया जाए, ये नहीं कहा था मजदूरों ने, उन्होंने ये मान लिया था। उनकी शर्त क्या थी? मजदूर क्या चाहते थे? मजदूर ये चाहते थे कि उन्हें मजदूरी मिले, और उन्हें मजदूरी ही न मिले, उनके जो यूनियन के राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, मजदूर संगठनों के अधिकार सुरक्षित रहें, और लिबरल डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, और लिबरल डेमोक्रेटिक राइट्स सुरक्षित रहे। ये चार चीजें थी जो कि मजदूरों ने मान ली थी, और उन्होंने कहा था कि अब इसके आधार पर आप बाजार के लिए और पूंजीपति वर्ग के लिए जो संसाधन आवंटित करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसीलिए संसाधनों के बारे में ज्यादा बहस नहीं हुई कि किसे आवंटित किए जा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, बात चुभने वाली है लेकिन कहनी जरूरी है। अदानी तो अभी आया है, जिसको लेके हल्ला हो रहा है, उसका प्रतिवाद होना चाहिए। लेकिन जब चाय बागान का जो है वो टाटा के हाथ में दिए गए, तब छोटे मोटे हैं। आप केरल में जाइए, केरल में जहां सबसे मजबूत मजदूर आंदोलन है, वहां तकरीबन 1 लाख एकड़ जमीन टाटा के पास है जिसमें चाय की खेती होती है। आप जाइए वहां, वहां जाके देखिए टाटा ने क्या किया है। टाटा ने वही नियम लागू किया जिसकी मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था, कि जो कुछ हम कमाएंगे उसका बाकायदा बंटवारा मजदूरों में होगा। वहां कॉपरेटिव है, जो मजदूरों में जो मुनाफा आता है उसका बंटवारा होता है। वहां मजदूरों के हितों की रक्षा होती है, वहां मजदूरों को राइट है, हड़ताल का अधिकार है, यूनियन का अधिकार है। मजदूर वहां की कॉपरेटिव में बाकायदा मालिकों में हिस्सेदार है। कितनी जमीन है? 1 लाख एकड़ से ऊपर जमीन है जहां चाय की खेती होती है, चाय के बागान है। यह मॉडल था जो हमने मान लिया था। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है हजारों एकड़ जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही, कल्टीवेटर के कोई राइट नहीं है। जो उस इलाके का जो उत्पादक है, जो खेती करता है, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है?
जी जी जी, अरे वो पूरे देश में हो रहा है। और ये नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर में देखिए, सेज के नाम पर तकरीबन 10 लाख एकड़ से अधिक जमीन दी गई। तो 10 लाख एकड़ से अधिक जो जमीन दी गई, आपने पलट के देखा कि उसमें कितनी जमीन काम आई सेज में? विशेष आर्थिक जोन जो बनाए गए, क्या वे वहां बने? आधे से अधिक इलाके में कॉर्पोरेट हाउसेज ने मिलके नीचे लोकल लेवल पर फेक किस्म की सोसाइटियां फ्लोट करके तमाम हाउसिंग सोसाइटीज बनाई और दूसरी चीजें बनाई। बिजनेस के सेंटर्स नहीं बनाए। 10 लाख एकड़ जमीन बांटी गई, दी गई सेज के नाम पर। किसे दी गई? पूंजीपतियों को। रिटर्न क्या है मेरे पास? कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एकदम निरुद्योगीकरण हुआ है हिंदुस्तान का इस दौर में। मजदूरी बढ़ी नहीं है। आप हकीकत क्या है जो आपने वाक्य शुरू में बोला, हकीकत यह है कि मेरे पास में मजदूर तो है, लेकिन मजदूरों के पास काम नहीं है। हर गली में मजदूर है। इसका इस तरह भी तो आप देख सकते हैं कि जो मजदूर थे वो अब उन्होंने अपने आप की अस्मिता को बेच दिया। अब वो एक दास हो चुके हैं। मजदूर अब केवल दलाली नहीं करते नहीं हैं या सड़क नहीं नहीं नहीं, मजदूरों ने अपने को बेचा नहीं है। मजदूरों को अधिकारहीन बनाया गया है। अब आप, मैं फिर नहीं जाऊंगा चाय बागान की तरफ। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत जरूरी है लोगों की शिक्षा के लिए। हिंदुस्तान में लोग डिस्कस नहीं करते। चाय बागान में जहां टाटा का स्वामित्व है, वहां मजदूरों को बाकायदा मजदूरी, सम्मानजनक मजदूरी, उनकी हेल्थ की समस्या, उनकी शिक्षा की समस्या और उनकी मुनाफे की में हिस्सेदारी की समस्या, इन सबको वो कॉपरेटिव बना के, आज टाटा उसका मालिक नहीं है, वहां कॉपरेटिव मालिक है, जिस कॉपरेटिव में मजदूर भी हिस्सेदार है। कितनी जमीन है? 1 लाख एकड़ के करीब जमीन। ये साधारण चीज नहीं है। लेकिन आश्चर्य, आप एक आर्टिकल बताइए यहां के इलाके में, किसी भी अखबार में, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, किसी भी अखबार में एक आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मैं कई बार मैं गया हूं, मैं उस इलाके में कई बार घूमा हूं, मैं कई बार जानने की कोशिश की है कि आखिर भाई। और आप देखिए, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, उस इलाके में कभी सूखा नहीं पड़ती। उस इलाके में दूर दूर तक एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं है। उस इलाके में जितने भी लोग काम करते हैं, जो उनको बाकायदा मजदूरी मिलती है और सम्मानजनक मजदूरी मिलती है। जानते हैं कितनी मजदूरी मिलती है? हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते। हमारे है ही नहीं वो मिनिमम मजदूरी, जो मिनिमम मजदूरी वहां मिलती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मजदूरों ने अपने को बेच दिया, वो ठीक नहीं कहते। कारण क्या है? मजदूरों ने एक पैमाना एक्सेप्ट किया था, वो ये कि संसाधन पर नियंत्रण तब होगा जबकि हमारे अधिकार, मजदूरी, यूनियन का अधिकार, लिबरल डेमोक्रेसी। आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत सीरियसली कह रहा हूं ये बात। लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए जो जीवन मूल्य हैं, वे आप मानेंगे। आपकी स्थिति क्या है इन इलाकों में? एक भी इलाके में, जितनी भी नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर में कारखाने खोले हैं, तमाम संस्थान खोले हैं, वहां यूनियन नहीं है। ये जो तमाम किस्म की कंप्यूटर इंडस्ट्री आई है ना। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि टाटा एक आदर्श श्रमिक और पूंजीपति के बीच का एक जबरदस्त आदर्श है और बाकी लोग बहुत निकृष्टता के स्तर पर? निश्चित 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 निश्चित, अगर मुझसे आप ये कहलवाना चाहें तो मैं कहूंगा कारण नहीं, बहुत। मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपसे समझना नहीं चाहता नहीं नहीं, मैं उसे, मैं आपको बता रहा हूं। मैं टाटा पहला व्यक्ति था जिसने कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर की और उसे दी गई, इसी अंडरस्टैंडिंग से दी गई, और वो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कल्टीवेट की। आप यहां से सोचिए कि जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया, वो एम्पायर आज भी हमारे सामने आदर्श एम्पायर है। चाय की खेती कोई सामान्य खेती नहीं है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर? चाय की खेती है, उसमें कई लाख मजदूर काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, और बहुत शानदार जीवन है उनका। वहां कोई भुखमरी नहीं है। दूर दूर तक किसी भी आदिवासी, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, उस इलाके में जो आदिवासी रहते हैं, एक भी आदिवासी निरक्षर नहीं है। हिंदुस्तान में कोई इलाका बताइए मुझे, हिंदुस्तान का एक भी इलाका बताइए जहां आदिवासी निरक्षर न हो। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जाइए मेरे कहने से केरल जाइए, और केरल में उस इलाके में जाइए जिस इलाके में
ये सारा का सारा प्रपंच फैला हुआ, केरल के पूरे केरल में आप कहीं पर भी जाएंगे, आपको कहीं पर भी कोई भी आदिवासी निरक्षर नहीं मिलेगा, सुदूरवर्ती इलाके में भी। शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मजदूर काम कर रहा है तो उसको स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? मजदूर काम कर रहा है, उसके लिए हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां है, वहां है। और ये मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है, जिस पर के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक अन्य चीज मैं आपसे, एक अन्य चीज जो आपने टाटा वाली बात कही थी, इसलिए कह रहा हूं, सिंगूर में जब जमीन ली गई ना और सिंगूर का कारखाना खोला गया, तो बहुत ही साफ अंडरस्टैंडिंग के साथ खोला गया, लेकिन टाटा की नहीं चली। आंदोलन करके उस कारखाने को बंद करा दिया लोगों ने। टाटा हार गया केस। जमीन का अधिग्रहण जैसे कि गैर कानूनी घोषित हो गया सुप्रीम कोर्ट से। टीएमसी का आंदोलन जीत गया। किसे फायदा हुआ इससे? टाटा को तो फायदा नहीं हुआ। टाटा तो चला गया। टाटा अगर अड़ जाता कि नहीं हम कारखाना बंद नहीं करेंगे, 80% कारखाना बन चुका था, उसके बाद वो बंद किया गया, जान लीजिए। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी कारखाना जहां पूंजीपति को जमीन दी गई हो और उसने 80% कारखाना बना लिया हो और वो पीछे हटा हो, ये हुआ नहीं है। वो एकमात्र घटना है। इसलिए टाटा का जो मॉडल है मजदूर और पूंजीपति के रिलेशन के संदर्भ में, वो तुलनात्मक तौर पर पूंजीवाद में एक आदर्श मॉडल है, जिसकी कायदे से बात की जानी चाहिए। कायदे से बात की जानी चाहिए। बात यह है कि आखिर ये जो डिक्लाइन है, जिस पर कि कायदे से हम ध्यान नहीं दे रहे कि वो अपराधीकरण कहां हो रहा है। आप यहां से सोचिए, टाटा का कोई बैंक से लोन माफ हुआ? आप लिस्ट उठा के देखिए, टाटा का नाम नहीं है उसमें। उसमें अंबानी का नाम है, उसमें अदानी का नाम है, उसमें और दुनिया भर के अमीरों के नाम है, लेकिन टाटा का नाम नहीं है। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं, टाटा भी कर्ज लेता है, ऐसा नहीं कर्ज नहीं लेता, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि टाटा के साथ में जो संबंध है वो इस बिना पर संबंध है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। अभी जो पूंजीपति वर्ग हमारे बीच में आ रहा है और पूंजी लगा रहा है, वो ऐसे सेक्टर में पूंजी लगा रहा है जहां पर के कम से कम मजदूरी से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। और इसने एक अजीब सी स्थिति पैदा की है, जिसमें कि कहे कि हमारे पास में इंजीनियर है, हमारे पास में टेक्नीशियन है, लेकिन उनके पास में काम नहीं। क्यों काम नहीं है? अब वर्किंग क्लास बचेगी या रहेगी इसमें? जब वर्किंग क्लास ऐसी हो जिसके पास वो वर्क में हो, वर्किंग क्लास विदाउट वर्क, ऐसी अगर वर्किंग क्लास होगी तो वो वर्किंग क्लास कितने दिन सर्वाइव करेगी? वो सर्वाइव नहीं करेगी। जाहिर है कि उसमें फिर अपराधीकरण बढ़ेगा। मैं इसको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं कि अपराधीकरण जो बढ़ रहा है वो सामान्य लोगों में भी बढ़ रहा है और मजदूरों में भी बढ़ रहा है। एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था वो ये कि एक समय था शुरू में, काफी समय तक, ये 1980 तक कि कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत थी। और कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन के मजबूत होने का एक फायदा यह था कि उनकी बार्गेन पावर थी बिजाबिद सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप यहां से सोच लीजिए कि प्रमुख विपक्षी दलों में कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी एक। डे वन से 47 से बीजेपी नहीं थी, जनसंघ नहीं थी, सोशलिस्ट नहीं थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 46 48 का जो तेलंगाना का किसान आंदोलन था, आज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पी सुंदरैया, जो कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिनकी लीडरशिप में हमने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी कम्युनिस्ट आंदोलन ने, उस तेलंगाना एक किसान आंदोलन में जिसमें 50,000 से अधिक किसान जेल गए, उत्पीड़ित किए गए, उन पर झूठे केस लगाए गए, उनका दमन हुआ। उस तेलंगाना के किसान आंदोलन के जो हीरो हुआ करते थे, आप ये जान लीजिए, जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उस पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो सबसे अधिक वोट लेकर आया था वो तेलंगाना के उसके आंदोलन का जो हीरो था, जो आंध्रा की
किसान सभा का जो अध्यक्ष था, उसने जो पार्लियामेंट में जितने वोट पाए थे उससे ज्यादा मार्जिन से कोई व्यक्ति नहीं जीता था। पटेल जिंदा थे, नेहरू जी भी जिंदा थे, अंबेडकर भी जिंदा थे, सारे लोग जिंदा थे, लेकिन सबसे अधिक वोटों से जीता कौन? वो किसान नेता, तेलंगाना का जो नायक था। और ये पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन से लेकर टिल 1980 तक कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी पावर थी। लेकिन ये जो 80 के बाद का जो फेज है, इस फेज में कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति में भी गिरावट आई। इसका असर हुआ मजदूर आंदोलन पर, मजदूरों की चेतना पर, और मिडिल क्लास के अंदर। ये जो मिडिल क्लास में जो राइजिंग वर्किंग क्लास थी, उस वर्किंग क्लास को शिक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका थी कम्युनिस्टों की। अब कम्युनिस्ट कमजोर होते गए, और कमजोर होने में जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसका कि मैंने शुरू में जिक्र किया, कि अगर पूंजीपति वर्ग का अपराधीकरण होगा तो उस अपराधीकरण से पूरा समाज प्रभावित होगा, कम्युनिस्ट पार्टियों पर भी असर पड़ेगा उसका। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टियां उस असर से वंचित हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि थोड़ा पड़े, कुछ लोगों पर ज्यादा पड़े, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों पर असर हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टियों पर असर का परिणाम यह निकला कि जो ट्रेड यूनियन थी वो नीचे लगातार टूटती चली गई। सेकंड फैक्टर जिसने कि मजदूर आंदोलन को कमजोर किया, वह था ये जो रिजर्वेशन वाला आंदोलन। आप याद कीजिए, वो जो बीपी सिंह के जमाने में ये जो ओबीसी जो आया था, रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन वाला जो मूवमेंट, और काशीराम का उभार 76 77 के बाद जो काशीराम आए, और उन्होंने जिस तरह से कहा कि नहीं, मजदूरों में भी हम एससी एसटी एसोसिएशन बनाएंगे। इस एससी एसटी एसोसिएशन ने वर्किंग क्लास को तोड़ने में, वर्किंग क्लास के आंदोलन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही वो फेज है जिसमें कि तेजी से भारतीय मजदूर संघ का भी विकास हुआ। तो उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। अब एक तरफ काशीराम का फैक्टर, एक तरफ हिंदुत्व का फैक्टर, और मार्क्सवाद का कमजोर होते चले जाना। इसने क्या किया कि मजदूरों की शक्ति को एकदम सीमित कर दिया, उनकी बार्गेन क्षमता एकदम खत्म कर दी। आज नहीं, षड्यंत्र नहीं है ये एक, देखिए ये सबसे जो बुरी चीज है जिसे मैं कहना चाहता हूं, जो कि आज के दौर में बोलना लोग पसंद नहीं करते, खासतौर पर जो विपक्ष के साथ हैं। कांग्रेस ने जो न्यू लिबरलाइजेशन का जो पैकेज चुना, उस पैकेज का ये एक स्वाभाविक कल्मिनेशन था। कांग्रेस अगर नव्य आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर न जाती तो शायद वर्किंग क्लास का जो दायरा था वो इतना सीमित और संकुचित न बनता। वर्किंग क्लास के जो अधिकार सीमित होते चले गए, ये कांग्रेस ही थी ना जिसने सबसे पहले इस बात का प्रावधान किया कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर आएगा, जिसमें इंफोसिस और दूसरी कंपनियां आएंगी, इन कंप्यूटर एजेंसियों से, कंप्यूटर से जुड़े हुए उपकरणों से जो एजेंसियां जुड़ी हुई थी, इन सब में यूनियन नहीं होगी, मॉल में यूनियन नहीं होगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था हमारे। इंटेक की नहीं, ये न्यू लिबरलाइजेशन के इकोनॉमिक पैकेज में थी ये चीज। ये किसी संगठन को दोष देना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस क्या हम इसको देख सकते हैं सर, 74 का कानपुर विक्रम कॉटन मिल में जो 14 लोग की मजदूरों को हत्या हुई, ये उसके बाद सत्ता सामंत का आंदोलन खड़ा हुआ, इसको हम किस तरह देखेंगे? देखिए, ये दत्ता सामंत का आंदोलन या इस तरह के, ये इस तरह के सैकड़ों आंदोलन हुए और आगे भी होंगे, बात ये नहीं है, क्योंकि इस तरह के मिलिटेंट उभार आते रहे हैं। सवाल यह है कि हम जब वर्किंग क्लास के ऊपर बात करें, मजदूर वर्ग के बारे में बात करें, तो एक बड़ा फलक सामने रख के बात करें। बड़ा फलक यह है कि वर्किंग क्लास के अधिकार सीमित हुए हैं। आज हो सकता है दिल्ली में कोई बड़ा नेता पैदा हो जाए और कुछ दिन रहे फिर वो गायब हो जाए, ये संभव है। ऐसे नेता बार बार बीच बीच में पैदा हुए और वो गायब होते रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या वर्किंग क्लास के अधिकार, जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो यूनियन बनाने का अधिकार और दूसरा ये लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेटिक राइट्स, ये दो चीजें थी जिनके आधार पर वर्किंग क्लास ने अपना विकास किया था।
सिर्फ मजदूर संगठन ही नहीं, मजदूर आंदोलन ही नहीं, मुझे मजदूर आंदोलन के साथ में एक उदार लोकतंत्र भी चाहिए। उदार लोकतंत्र की पे तो अटैक हो रहे हैं। तो आज की डेट में जब हम बात करेंगे वर्किंग क्लास पर, तो किस दृष्टि से बात करेंगे? फासिज्म के दौर से आप गुजर रहे हैं, और फासिज्म के दौर में किसी की सुनी नहीं जाती। मजदूरों की भी नहीं सुनी जाएगी, पूंजीपति की भी नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ एक की लेकिन एक बात और है, जो फासिज्म फांसी हत्या को जो कर रही हो कर रही, कोई समस्या नहीं, एक षड्यंत्र हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कबीरा के कर्मचारी के तौर पर हम बहुत लोकप्रिय और लोकप्रिय एलिमेंटों में है। अपना यूनियन के बजाय हम गिरोह निजी स्वार्थों तक सिमटते हैं, जहाँ पर आम मजदूरों का एक सारी दुनिया के मजदूरों एक वो नारा अब निष्फल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, वो निष्फल नहीं है। दिक्कत दूसरी है कि उसका आधार कमजोर हुआ है। इस नारे का सामाजिक आधार कमजोर हुआ है। क्यों कमजोर हुआ है? उसका एक बड़ा कारण है, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप अगर मजदूरों के अधिकार, मजदूरों के दो अधिकार जिनकी मैंने चर्चा की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसका एक तो यह न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, दूसरा उसकी यूनियन का अधिकार, और तीसरा उसके लिए लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेटिक राइट्स का अधिकार। ये तीन चीजें जब तक नहीं देंगे, मजदूर आंदोलन पूरी दुनिया में विकसित नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे पहले जो 70-71 के बाद में जो अटैक शुरू हुए, अमेरिका में हुए, ब्रिटेन में हुए, भारत में हुए, ये इन्हीं तीन चीजों पर हुए। लिबरल डेमोक्रेसी में सबसे पहले अटैक कब हुआ? यहां आप याद कीजिए, इमरजेंसी में ही हुआ ना। लिबरल डेमोक्रेसी पर अटैक सबसे पहले कब शुरू हुआ हिंदुस्तान में? इमरजेंसी के पहले। आप कल्पना करके बताइए मुझे जरा। 1959, जब केरल में पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट 2 साल के बाद ही राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दी गई। पहली गवर्नमेंट थी कम्युनिस्टों की, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पूरी दुनिया में, जो 57 में इलेक्ट होके आए थे। किस चीज पर गिरा दी गई? सिर्फ एक ही बात पर। वो ये बात कह रहे थे कि शिक्षा में धर्म नहीं होगा, क्योंकि केरल में ईसाई मिशनरीज का बहुत गहरा असर था शिक्षा संस्थानों पर, और वो इसके लिए बिल लेके आए थे। किसने लीड किया था वो आंदोलन? इंदिरा गांधी ने। किसी और ने लीड नहीं किया था। नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और वो सरकार राष्ट्रपति शासन लगा के गिरा दी गई। देखिए, जो सत्य है वो सत्य है, उसे आप बदल नहीं सकते। लिबरल डेमोक्रेसी जहां जब भी संकुचित हुई है, उससे मजदूरों के अधिकार कमजोर हुए हैं। आज लिबरल डेमोक्रेसी सबसे अधिक खतरे में है। संयोग की बात है कि आज जो है वो खतरे में है बीजेपी के जरिए। तो जाहिर है कि मजदूरों के अधिकार इसमें सुरक्षित होंगे, मुझे संदेह है। अब मुझे बताइए, ये तो आपका मंतव्य है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो इवेंट के तौर पर जो दिवस हो गया है, ये कभी सुनेंगे और पहुंच पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो मैं तो देखिए, मैं तो आशाओं में जीने वाला व्यक्ति हूं। मेरा तो मानना यह है कि ये जो फेज है जिसमें कि अभी मजदूर विदाउट मजदूरी दिखाई दे रहा है, ये मजदूर विदाउट मजदूरी जो दिखाई दे रहा है, ये मजदूर लड़ेगा, जो कि हमारे हर घर में पैदा कर दिया गया है विदाउट मजदूरी का मजदूर। हमारा पढ़ा लिखा लड़का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, तमाम किस्म के हुनर जिसके पास है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। उससे कहा जा रहा है पकौड़े तलो, कचौड़ी बनो, बनाओ, दुनिया भर के काम करो, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। आप याद कीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप याद कीजिए सरकारी नौकरियों पर पाबंदी किसने लगाई सबसे पहले? मनमोहन सिंह ने। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं की जाएगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आप बताइए कि नौकरियां कहां से आएंगी? एक और चीज, एक और चीज, अब आप पूछ रहे हैं ना होप,
अभी परीक्षाएं होती हैं, जैसे मेडिकल की परीक्षा होगी तो मेडिकल के स्टूडेंट को एडमिशन के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट पास करने के बाद में वो पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में बांट दिए जाते हैं, बेटा यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ। सभी को सरकारी अस्पताल में पढ़ने का, एमबीबीएस में मौका नहीं मिलता, मैक्सिमम को प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता है। मेरा ये अधिकार बनता है कि नहीं बनता है कि मैं अपने बच्चे को जब मैं टेस्ट के जरिए प्राइवेट संस्थानों में भेजता हूं तो ये सरकार पर मैं दबाव डालूं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि उन प्राइवेट संस्थानों में नौकरियां हों और वो नौकरियां भरी जाएं। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, आज भी सबसे ज्यादा डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, सारे अभावों के बावजूद। और सरकारी हॉस्पिटल में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, यह भी सच है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो खोले अभी हर जगह कुकुर मुत्ते की तरह, पांच पांच हर शहर में, पांच पांच छह छह सात सात मेडिकल कॉलेज खुल गए विदाउट फैकल्टी। आप सिर्फ इतना सा कर दीजिए कि हर जगह फैकल्टी हो। अगर आज की डेट में अगर 2000 कॉलेज हैं, गर्व से कहते हैं ना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इतने मेडिकल कॉलेज खोले हमने, आप सिर्फ उनसे पूछ लीजिए कि इसमें परमानेंट फैकल्टी कितनी है। अगर 10-10 फैकल्टी भी परमानेंट हो और 10,000 1000 कॉलेज हैं तो 10,000 नौजवानों को तो डॉक्टरी में लेक्चररशिप मिलेगी। बड़ी समस्या भी खड़ी हो रही है कि वो एकजुट नहीं हो पाएंगे ना, होंगे होंगे। संगठित क्षेत्र के मजदूर बन जाएंगे। ये देखिए, मैं बहुत ही बहुत सरल ढंग से कह रहा हूं ये बात। ये जो पेट की लड़ाई है ना, वो पेट की लड़ाई अंत में सबको एकजुट करेगी। दिमाग की लड़ाई एक घड़ी एकजुट न करे, जान लीजिए आप। विचारों के तौर पर आप भले ही एक ना हो, लेकिन पेट के लिए लड़ाई पर आप देखेंगे मजदूरों में न्यूनतम मजदूरी की मांग पर कितनी जल्दी एका होता है, उनकी आर्थिक मांगों पर कितनी जल्दी एका होता है। पेट की लड़ाई एकता पैदा करती है। मैं आपसे सहमत हूँ इस मामले में, क्योंकि जैसे एनडीए एलएनटी वाले उन्होंने सुब्रत बलिया में उन्होंने कहा कि भाई अपनी पत्नी की तरफ देखोगे, अपना काम करो ना, 18-20 घंटे का काम करो। एक आप इन्होंने मुर्शिदाबाद में नारायणपुर जी ने कहा कि भाई तुम्हें नहीं अधिकतम नहीं, हम तो, अरे हम चाहते हैं कि 18 घंटे काम करो, काम तो दो पहले। अरे तो कुत्ते की तरह काम करो अरे मैं कह रहा हूं कि कुत्ते की तरह काम करने के लिए तैयार है, काम तो दो पहले। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं भाई। सवाल यह है कि क्या तुमने काम दिया? 300 लोगों का काम 30 आदमी से कराया जा रहा है। तो मान लिया आपके पास से 1,80,000 से आदमी अमेरिका से रिपोर्ट किया जा रहा है, शुरुआत हो गई है, और वो एक यहाँ भारत में रह के एक सवाल नहीं उठा पाते, केवल जय श्री राम कर रहे नहीं हैं। नहीं वो इनसे आप एकजुटता की नहीं समझ नहीं, उनसे कैसे हमें लाएंगे? एकजुटता नहीं, नहीं उनसे नहीं, उनसे हमारी नजर वहां है जो लोग सिस्टम के बाहर हैं। ये जो आपने कहा ना, क्या कभी ऐसा होगा कि मजदूरों में ये चेतना आएगी? आएगी। वो पेट की लड़ाई चेतना पैदा करती है, देर सवेर चेतना पैदा करेगी। आप ये अब मेरी बात मान लीजिए आप। देखिए, खुदगर्जी हम सब में है, हम सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम दूसरे की तरफ बेफिक्र हैं। लेकिन ये पेट तुम्हें दूसरे के बारे में भी सोचने को मजबूर करेगा, क्योंकि तुम्हारा पेट है। और वो पेट कोई भी आदमी अपना पेट सिर्फ अपना नहीं भर सकता, वो सिर्फ दूसरे का पेट भरेगा तभी उसका पेट भर सकता है। कोई ये सोचे कि नहीं, किसान अगर ये सोचे ना मैं तो अपने लायक गेहूं पैदा कर लूंगा, अपने लायक गेहूं पैदा कर के पेट भर लो तुम अपना। अरे गेहूं पैदा करोगे, बाजार में बेचोगे, उसके पैसे आएंगे, तब तुम दूसरी चीजें खरीदोगे। अगर तुम अपने खाने लायक गेहूं पैदा करोगे तो तुम्हारे पास में बाजार में और दूसरी चीज खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा। गेहूं आप पेट अपना तभी भर सकते हैं जब आप दूसरे के पेट भरने के बारे में सोचें। ये जो धारणा है कि नहीं मैं तो सिर्फ अपनी सोचूंगा, तो सोच के देख लो। यही सोच उस घेटों में ले गया है जिस घेटों में हम बंद हैं, कि हम अपने अलावा दूसरे की नहीं सोचेंगे। मुझे क्या परेशानी थी, मैं आपसे मना कर सकता था। आपने कहा भाई साहब बात करेंगे, क्या लेना देना आपका मजदूरों से?
अब बेरोजगार आदमी, क्यों चिंतित हैं आप? मैं पेंशन लेता हूं, आपको पेंशन भी नहीं मिलती, क्यों चिंतित हैं हम? हम चिंतित इसलिए क्योंकि हमें दूसरे की चिंता है। हम अगर दूसरे की चिंता नहीं करेंगे तो हम ये शो नहीं कर सकते। हम दूसरे की चिंता नहीं करेंगे तो हम फेसबुक पर लिख नहीं सकते, हमारे अंदर लिखने की आदत नहीं होगी, हमारे अंदर यूट्यूब करने की आदत नहीं। दूसरे की, चाहे वो आप मनोरंजन के लिए करिए, चाहे वो आप अपने विचारों के लिए करिए, लेकिन जब तक अन्य आपके कंसर्न में नहीं होगा, आप सामाजिक भूमिका अदा नहीं कर सकते। और यही वो जगह है जहां से कि मुझे लगता है कि ये जो पेट है ना, जो कि अभी धीरे धीरे खाली होना शुरू हुआ है और मध्य वर्ग का भी खाली हो रहा है धीरे धीरे, ये पेट यूनाइट करेगा, भूख एकजुट करती है। जानते हैं, कई बार क्या है, अधिकार के नाम पर लोग एकजुट नहीं होते, लेकिन पेट के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए एकजुट होते हैं। मैं एक साधारण सी बात कह के ये बात खत्म करूंगा। ये घुटना पीठ की तरफ मुड़ता है या पेट की तरफ? ये पेट की तरफ मुड़ता है। चाहे जितना ही हिकड़ीबाज आदमी हो, चाहे जितना ही समझदार आदमी हो, अब वो कह दो कि घुटने को पीछे मोड़ ले, नहीं मोड़ सकता। ये हिंदुस्तान की जनता जो अभी आपको असंगठित दिखाई दे रही है, आप तय मानिए, देर हो सकती है इसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई, मैं तो ज्योति हूं नहीं कि मैं बताऊं कि भाई फला फला दिन से हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज होगी। और वो कैसे होगी? वो एक्सीडेंट से होगी, जब कोई शॉक लगेगा सोसाइटी में बहुत तेजी से, और वो आग की तरह फैलेगी चीज, और वो फिर पता नहीं चलेगा लोगों को, अरे यार इतने लोग कहां से निकल आए, इतने लोग कैसे यूनाइट हो गए। इत, हम उस अंधेरे की तरफ है, हम उस तरफ अंधेरे की तरह है जहाँ रोशनी अब आने वाली। नहीं, अंधेरा नहीं है, सिर्फ सिर्फ हम अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं। मुसीबत यहां है, ये जो न्यू लिबरलाइजेशन है, इस न्यू लिबरलाइजेशन ने एक अजीब सी बीमारी हमारे बीच में पैदा कर दी। वो ये था कि हम सिर्फ अपने से प्यार करने लगे। मुझे अपना फोटो अच्छा लगता है, मैं भी लगाता हूं फेसबुक पे फोटो। अरे नहीं, तुम्हें कभी दूसरे से भी प्यार करने की आदत होनी चाहिए, दूसरे से भी ये कह सको कि तुम मुझे अच्छे लगते हो या तुम मुझे अच्छी लगती हो, बिना उसे कुछ मांगे चाहे। ये फीलिंग जब तुम्हारे अंदर पैदा होने लगेगी, सोच लो कि तुमने अपनी रास्ता बदल ली है। फिलहाल इतना ही रखें। थैंक यू। ये है प्रोफेसर जगदीश चक्रवर्ती जी, ट्रेड यूनिज्म को लेकर के, मजदूर संगठनों को लेकर के जो उनका नजरिया है, अपने आप में बिल्कुल एक नए तरीके से और जागरूक पैदा करता है, ये रोशनी पैदा करता है कि हम शायद बेहतर तरफ शायद पढ़ने वाले होंगे। कब होगा ये पता नहीं, बड़ी बात दूसरे बच्चे बाकी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक तो थैंक के लिए व्हाट्सएप। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।